नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर चारों धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इस सिलसिले में रविवार को बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल ओकारेश्वर मंदिर ऊखीपट में पूजा अर्चना की। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के साथ साथ राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की है। शीतकालीन यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाया जाए, इसके लिए भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय के अंतर्गत उत्तराखंड में 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही 4 नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से दूर दराज से इलाकों में रहने वाले छात्रों को भी आधुनिक और सुलभ शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड को लगातार विकास के नए अवसर मिल रहे हैं। 4 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति से राज्य के छात्रों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे यहाँ 4 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है, क्योंकि शिक्षा हमारी लिए बहुत प्राथमिकता है। राज्य के अंदर शिक्षा और चिकित्सा तो ऐसे विषय हैं जो हर एक व्यक्ति को मिलने चाहिए और हर एक के लिए जरूरी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक द्वारा देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई, जिसमें से 4 उत्तराखंड में खोले जाएंगे और इसी के साथ में एक कोटद्वार में भी, और साथ ही केंद्रीय विद्यालय खोलने का फैसला लिया गया। इस फैसले को लेकर कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कैबिनेट बैठक के निर्णय का आभार व्यक्त किया है और कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी मिलने की खुशी में झंडा चौक से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाइयां भी बांटी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को, साथ ही साथ अपने सांसद जी व चीफ मिनिस्टर को आज कोटद्वार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हमें केंद्र विद्यालय सैंक्शन हुआ है। 4 केंद्र विद्यालय उत्तराखंड को सैंक्शन हुए हैं और उसमें से कोटद्वार हमारा एक है। आदरणीय सांसद जी अनिल बलूनी जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने सेंटर में जाकर इस चीज को उठाया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूं। और खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का गदगद इसलिए है कि कॉन्वेंट संस्कृति से हटकर यहाँ केंद्रीय विद्यालय आएगा तो जो यहाँ अधिकांश फौज के लोग हैं तो उन सब के बच्चों को भी एक सुंदर और सही शिक्षा मिलेगी। इसलिए इसमें तो कोटद्वार वासियों के लिए एक सौगात है और बहुत अच्छा निर्णय है केंद्र सरकार का। 85 केंद्रीय विद्यालय पूरे देश में केंद्रीय कैबिनेट ने माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में स्वीकृत किए। उत्तराखंड को 4 केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत होने पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का भी बयान सामने आया। उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि ये खुशी की बात है कि 85 नए केंद्रीय विद्यालयों में से 4 केंद्रीय विद्यालय उत्तराखंड को मिले हैं। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। देश में जिस तरीके से 85 केंद्रीय विद्यालय देने का कैबिनेट ने फैसला किया केंद्रीय, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड को भी 4 केंद्रीय विद्यालय मिले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही खुशी होती है कि हमारे यहाँ एक बार फिर 4 विद्यालय मिलेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य संवरेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी आगे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी वही स्थान हम दोबारा प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय हमें जो मिल रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का। 70 विधानसभा वाले उत्तराखंड राज्य में 101 विधानसभाएं बनाए जाने की मांग बीजेपी विधायक द्वारा उठाई गई।
9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद में एक बड़ी जो मांग है वो भी उठी और टिहरी विधानसभा से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय के द्वारा उत्तराखंड में 101 विधानसभाएं और 11 लोकसभा सीट किए जाने की मांग की गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को पत्र भेजकर किशोर उपाध्याय ने उत्तराखंड विधानसभा से प्रस्ताव पास करने की मांग की और कांग्रेस का भी कहना है कि यदि प्रदेश के विकास को लेकर बीजेपी के विधायक चिंता कर रहे हैं तो मांग नहीं, ये तो समय की आवश्यकता है। मैं अभी विधानसभा अध्यक्ष जी से मिला था और उनसे मैंने जो ज्वलंत हमारे समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा नहीं तो जो राज्य की अवधारणा है वो खत्म हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में जो विधानसभाएं हैं और पिछली बार भी जब परिसीमन हुआ था तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक गया कि जो है वो विधानसभाओं की संख्या कम नहीं होनी चाहिए पर्वतीय क्षेत्र में। आप मैदान में बढ़ाइए, हमें कोई नहीं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में कम मत करिए। नहीं तो 16 सीटें कम हो रही थी और उस समय हम उसको उतना देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि जहां जहां पे विधानसभाएं, कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं प्रदेश में जो बहुत बड़ी हैं और ये बात कांग्रेस पार्टी भी बोलती आ रही है कि जब परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद अगर उन विधानसभाओं को आप छोटी विधानसभाओं में बांटने का कार्य करेंगी तो बिल्कुल जब जो है जनसंख्या कम होगी उस क्षेत्र की और एरिया भी कम होगा तो मुझे लगता है विकास कार्यों में बिल्कुल गति आती है। प्रदेश में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसी कड़ी में चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सरकार की तैयारी पूरी होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की अपनी तरफ से पूरी तैयारी है, वहीं चुनाव को लेकर मामला कोर्ट में भी है और जैसे ही कोर्ट से इस विषय को लेकर हरी झंडी मिलेगी। देखिए, सरकार जो है निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और क्योंकि आपको ये पता है मैटर हमारे उच्च न्यायालय, नैनीताल उच्च न्यायालय में भी पेंडिंग है, कोर्ट के भी डायरेक्शंस आए हैं चुनाव के लिए, तो सरकार की पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं और मुझे लगता है बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और हम उत्तराखंड जो है। दूनवासियों को जल्द सहारनपुर रोड पर लगने वाले भीषण जाम से राहत मिलने वाली है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि देहरादून के ब्राह्मणवाला में नए आड़त बाजार के निर्माण कार्य तेज गति से जारी है। नए आड़त बाजार में 570 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और इस कार पार्किंग की लागत करीब 126 करोड़ है, जिससे आड़त बाजार का निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा और जल्द ही इसकी शिफ्टिंग का कार्य भी शुरू किया जाएगा। मई 2025 तक सभी प्रस्तावित निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश भी दिए हैं। जानते हैं कि जो हमारा सहारनपुर रोड पे बहुत पहले से वहाँ आड़त बाजार स्थित है और आड़त बाजार होने के नाते, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यापारियों के ट्रक आना और फिर लोड होना, अनलोड होना, और वो एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें सहारनपुर या अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए वो स्थान एक बोटल नेक की तरह था। बड़ी परेशानी होती रही, जाम लगता रहा, तो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि इसको शिफ्ट करेंगे। ब्राह्मणवाला में स्थान चिन्हित करने के बाद वहाँ काम जारी है। वहाँ पार्किंग जो है 570 वाहनों की पार्किंग, फिर 2 साइड की सड़कें। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद में लगातार कांग्रेस का मंथन चल रहा है। वहीं इस पर कांग्रेस से बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटेला ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव उत्तराखंड की अस्मिता का चुनाव था और बीजेपी सरकार ने दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ का प्रतिरूप बनाए जाने के खिलाफ केदारनाथ के स्वाभिमान की लड़ाई थी। और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में चुनाव हार जाना न सिर्फ कांग्रेस की हार है, बल्कि ये उन लोगों की आस्था की हार भी है जो दिल्ली में केदारनाथ धाम का प्रतिरूप स्थापित करने के खिलाफ होने के प्रतिकार के रूप में कांग्रेस की जीत देखना चाहते थे। देखिए, केदारनाथ का जो उपचुनाव था, वो उपचुनाव मुझे लगता है कि हम लोगों की जो उत्तराखंड की अस्मिता का चुनाव था। हम केदारखंड के उस पवित्र भूमि में रहते जहाँ पंच केदार पंच बद्री हैं, जहाँ 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, ऐसी पवित्र भूमि में, और उत्तर भारत का इकलौता जो ज्योतिर्लिंग है उसको जो दिल्ली शिफ्ट करने की बात की जा रही थी, उसको लेके हमें लगता है कि वहाँ के लोग, जो केदारनाथ की बात थी और गढ़वाल की बात थी, उत्तराखंड की बात थी। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देव स्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras, and so far so good. We really enjoy it, and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयुर तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड सरकार पर कांग्रेस ने जमकर आरोप लगाए हैं। अवैध खनन, शराब बिक्री को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर गरजती हुई भी नजर आई है और कांग्रेस का भी दावा है कि अवैध खनन, इसके भंडारण और परिवहन की अवैध गतिविधियों पर पूरी सख्ती के साथ पाबंदी लग जाए तो सरकार साल में 1500 करोड़ रुपए तक कमा सकती है। कांग्रेस ने सरकार पर खनन को बढ़ावा देने, खनन माफिया को खुला संरक्षण देने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवार का बड़ा बयान सामने आया और साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी के बाद शराब और खनन कारोबार प्रदेश सरकार की कमाई के 2 बड़े स्रोत हैं। 7 वर्षों से शासित है भाजपा। इन 7 वर्षों में चाहे अवैध शराब माफिया हो, चाहे अवैध खनन माफिया हो, निश्चित रूप से अगर ये पोषित हो रहे हैं, अगर इनको संरक्षण प्राप्त है तो सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इनके समस्त मंत्रीगण, विधायकगण, समूची सरकार। अल्मोड़ा के मरचुला में हुए बस हादसे के बाद से परिवहन विभाग बसों की सुरक्षा के लिए एक्शन मोड में आ गया है। देहरादून के आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि परिवहन विभाग और आरटीए की तरफ से निर्णय भी लिया गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में सेवाएं बढ़ाई जाएं, जिसके लिए कुछ बसों के रूट के परमिट के लिए कोर्ट में मामला भी चल रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट से मामले के निपटारे के बाद टिहरी और उत्तरकाशी के रास्तों के लिए भी बसों की कमी नहीं होगी। हमारे प्राइवेट ऑपरेटर देहरादून से अंदरूनी क्षेत्रों के लिए बसों का संचालन करेंगे। परिवहन विभाग ने और आरटीए ने ये निर्णय लिया है कि सबसे पहले हमें पहाड़ी क्षेत्रों में सेवाएं बढ़ानी है। उसके लिए इस बार आरटीए ने कुछ मेन रूट्स थे जिन पर की परमिट खोले गए थे, परंतु वो कोर्ट में अभी उसको चैलेंज कर दिया है, तो उसको अभी डेट लग रही है। अगर हमारे वो परमिट्स खुल जाते हैं तो आने जाने के लिए बसों की कमी टिहरी, उत्तरकाशी और अंदरूनी क्षेत्रों के लिए नहीं रहेगी। हमारे प्राइवेट ऑपरेटर डायरेक्ट ऑपरेट करेंगे देहरादून से इंटीरियर क्षेत्रों के लिए। इसके अलावा जहां तक ओवरलोडिंग का सवाल है, तो हमारी जो टीमें हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, अभी हमने विशेष टीमें लगाई हुई हैं।
काशीपुर के आरटीओ विमल पांडे के नेतृत्व में नगर क्षेत्र में बिना परमिट, ओवरलोडिंग और प्राइवेट टैक्सियों में इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों को टीएसआई ने धर दबोचा और उन्होंने लगभग 75 गाड़ियों का चालान किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके की किसी भी गाड़ी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कहा कि जो भी बिना परमिट की गाड़ी सड़कों पर दौड़ रही है उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और साथ ही विदाउट टैक्स जमा भी किए जाएंगे। हमेशा हमारे तत्पर में है और जो गाड़ियां लगातार सर पर दौड़ती हैं या तीव्र गति से दौड़ती हैं उनकी स्पीड के चालान करते हैं और जिनके परमिट खत्म है वो गाड़ियां बंद की जाती हैं, उनको सीज किया जाता है। हमने 3 दिन में अभी 75 चालान किए हैं और लगभग 20 वाहन हमने बंद किए हैं और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिनके फिटनेस खत्म है या टैक्स खत्म है, उनके चालान किए जाते हैं और उनको बंद किया जाता है और उसके बाद जो उनका जुर्माना होता है वो उनको। नेहरू कॉलोनी थाने में पुलिस को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह भी बताया गया कि उनकी अनुपस्थिति में उनके घर पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 25 लाख की चोरी की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा टीम का गठन कर तत्काल कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। पुलिस को सीसीटीवी कैमरों की जांच करने पर आरोपी के बरेली में होने की जानकारी प्राप्त हुई है। पुलिस ने आरोपी को उसकी पत्नी के साथ में 21,50,000 रुपए और कुछ पुराने सिक्कों और सफेद धातु के चेन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली क्षेत्र में 2 दुकानों से चोरी थी जिसमें कुछ सूट वगैरह जैसे शादी के होते हैं, कपड़े होते हैं वो थे और साथ ही साथ इसमें कुछ कैश भी वहां से जो मालाएं जो शादियों में देते हैं, खासकर ये वही दुकानें थी जहां पर इस तरह के सामान बिकते हैं, माला आदि चुरा के ले गए थे। क्योंकि कोतवाली थाना क्षेत्र में एकदम थाने के पास एक घटना हुई थी तो ये बहुत ही संवेदनशील और सीरियस इश्यू था। इस पर लगातार टीम ने फिर इसमें काम किया और इसमें एक चोर को अरेस्ट किया। इसमें पता चला कि ये दिन भर अपने कहीं अपने घर वाले भी इससे परेशान थे और ये थोड़ा नशे की प्रवृत्ति में ज्यादा रहता है और रात भर कहीं निकल जाता है, कहीं भी सो जाता है। तो इससे जो है समझ जो भी माल चोरी हुआ था उससे। हरिद्वार में अवैध खनन के मुद्दे पर हंगामा बरकरार है। इस मुद्दे को लेकर मातृ सदन, आश्रम और जिला प्रशासन आमने सामने है। मातृ सदन के संत प्रशासन पर ड्रेजिंग और साथ ही नेलाइजेशन के नाम पर अवैध खनन करने का आरोप लगा है और ऐसे में सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस में मातृ सदन के संतों और प्रशासन के अधिकारियों की तीखी बहस भी देखने को मिली है। वहीं विरोध कर रहे संतों ने एडीएम, एसडीएम, खनन अधिकारियों को कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया है और तत्काल खनन रोकने की मांग की है। इस मामले पर अधिकारियों का भी कहना है कि खनन संबंधी काम नियमों के मुताबिक चल रहा है। इसके बाद में नाराज संतों ने अनशन की चेतावनी दे डाली है। सीधी सी बात है, जो चैनलाइजेशन का काम हो रहा है वो रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी के तहत हो रहा है और रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसी के तहत काम हो रहा है और वर्तमान में उस मामले में ऑनरेबल कोर्ट ने अभी तक कोई स्टे नहीं दिया है। अगर कोई स्टे होता तो उसका अनुपालन किया जाएगा और जो भी ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर होगा उसका पालन किया जाएगा। को दिया, इन लोगों ने पहले ही माइंड मेकअप करके बैठे थे कि आखिरी में क्या बोलना है और आखिरी में इतने कंक्लूजन के बाद जब एक भी लीगल प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं था तो उन्होंने सीधे कह दिया कि हम खनन बंद नहीं करेंगे। जो कि ये चंडीगढ़ के 4 माफिया आएंगे, हरिद्वार की पूरी संपदा लूट के ले जाएंगे और पूरा प्रशासन और यहाँ का जनमानस देखता रहेगा। कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, इन सबके विरुद्ध नाम से फाइल करेंगे। डीएम साहब छुप के नहीं बैठ सकते, वो जवाब दे। मातृ सदन है, गुरुदेव वहां बैठे हैं, वहां पे एक एक प्रश्न का हमारे उत्तर दें। काशीपुर के महुआखेड़ागंज में स्थापित दर्जनों औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला प्रदूषित पानी स्थानीय निवासियों और ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। साथ ही प्रदूषित पानी से परेशान लोगों का कहना है कि क्षेत्र के अधिकारी कभी इस ओर रुख नहीं करते। इससे सालों से समस्या जिसकी तर्ज बनी हुई है और साथ ही महुआखेड़ागंज में स्थापित हुए औद्योगिक इकाई अपनी फैक्ट्री से प्रदूषित पानी को नदी में बहा रही है, जिससे खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी जहरीला होकर न केवल फसलों को नष्ट कर रहा बल्कि ग्रामीणों का भी आरोप है कि प्रदूषित पानी को उनके जानवर पीकर बीमार भी पड़ रहे हैं। इसे हमें पहले मान तो हमें आने जाने में दिक्कत है, दूसरा हमारे पानी जानवर पानी पी लेते हैं तो उससे बीमारी का खतरा और छोटे मक्खी मच्छर बहुत पैदा हो रहा है और कई दिक्कतें हैं। अब हमने देखा कि आप स्कूल के बच्चों को भी कुदा करके इधर से इधर बचा कर ले जा रहे थे, कैसे कब से चल रहा है ये सारा? ये तो
3-4 साल से ही ऐसा है, हमारी कोई सुनता नहीं है, शासन प्रशासन कोई नहीं सुनने को तैयार है। बेटे क्या परेशानी, आप स्कूल आते हैं तो यहाँ से? हम स्कूल आते हैं, हमें यहाँ से जाना बहुत मुश्किल होता है। क्या क्या परेशानी? हम यहाँ से जा नहीं सकते, ऐसे पैदल हमें बाइकों पे आना पड़ता है, हम साइकिल नहीं निकाल सकते। सर दिक्कतें दिखते हैं, देखो आप इधर भी पानी है, इधर भी ये हमारा जो फाटक तो बंद कर दिया था, रोड यहाँ से बना है जब से, तो हमें ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे बहुत दिक्कत आ रही है। इस पानी से क्या नुकसान है आपको? नुकसान तो इससे तो बीमारी फैलती है। कहाँ का पानी है? ये फैक्ट्री का इधर, और पानी कहाँ से आया? आपने शिकायत करी किसी अधिकारी से या कृषि प्रबंधकों से? फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार, किसानों को मजबूत बना रही है उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर मसूरी से है, जहां पर अधिकारियों के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों द्वारा सड़क के बीचों बीच डिवाइडर लगाना, जिसके चलते लोगों ने सड़क पर बैठकर और साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिससे सड़क पर जाम भी लग गया। इस मामले पर स्थानीय ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। चीज का कोई मानक होता है और ये नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे का भी एक मानक है, कम से कम 50-60 फुट की रोड हो तब तो डिवाइडर लगाने का औचित्य है। इतनी फुट की यहाँ पे रोड नहीं है और ये डिवाइडर पूरा प्रभावित कर रहा है हमारे व्यापारियों को, हमारे जो ये पार्किंग वाले हैं, होटल वाले हैं, सबके व्यापार पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जो पहाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है, आप जानते हैं कि वहाँ पर मार्ग इतने चौड़े नहीं होते हैं और ये एक मुख्य बाजार है। और है कि एक नई परंपरा यहाँ पे शुरू हो गई है। पहले क्या होता था कि कोई भी डिसीजन मसूरी में के हित में लिया जाता था तो उसमें समस्त मसूरी वासियों को, मसूरी की संस्थाओं को विश्वास में लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि रातों रात हर सब डिसीजन हम पे थोप दिए जा रहे हैं। कहीं पे डिवाइडर लग रहा है, आम जनमानस को बैरियर में दिक्कत हो रही है, रात के 12 बजे तक का समय कर दिया गया और अन्य कई ऐसे डिसीजन है जो प्रशासन अपनी मर्जी से ले रहा है। जनता के विपरीत होकर, जनता के विचारों के विपरीत होकर निर्णय लेगा तो आम जनमानस सड़कों पे आएंगे। व्यापारियों का उत्पीड़न होगा तो व्यापारी सड़कों पर आएंगे। किसी भी निवासी का, किसी भी होटेलियर का, किसी भी नागरिक का उत्पीड़न होगा
तो समूचे रूप में, सामूहिक रूप में सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे और प्रशासन को जागरूक करेंगे कि इस प्रकार का भेदभाव, इस प्रकार की प्रेशर टैक्टिक्स नहीं चलेगी, इस प्रकार का दबाव नहीं चलेगा। ये डिवाइडर जहां लगे, अभी जो मसूरी प्रशासन यहाँ पर कार्य कर रहा है, ये एक ज्वलंत उदाहरण उसका आपके सामने है। इसके अलावा मसूरी में पार्किंग के टेंडर भी जो है बिना लोकल पब्लिक का ध्यान रखे हुए जो उन्होंने दे दिए हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्किंग अलग है, व्यापारियों की दुकान अलग है और होटल के रास्ते, ये लोकल चौराहा है। लोकल चौराहा, चार तरफ इसका रास्ता है और यहाँ से सारी की सारी लोगों को असुविधा हो रही है। इन डिवाइडर को तत्काल रूप से हम मांग करते हैं कि हटाया जाए और जो भी काम यहाँ के प्रशासन कर रहा है उसमें स्थानीय लोगों की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।